नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कैसे भूकंप ने नेपाल को कई साल पीछे धकेल कर रख दिया। दिखाएंगे कैसे 10 फीट अपनी जगह से खिसक गया है काठमांडू, और बात होगी सीरिया के उस बच्चे की भी जिसके आखिर शब्द थे सब बताऊंगा भगवान पर को जाकर। शुरुआत करते हैं लेकिन दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। नेपाल में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 3,700 को पार कर गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये आंकड़ा 10,000 को भी पार कर सकता है। नेपाल के 75 में से 30 जिलों में भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। ज्यादातर जिले 3 दिन बाद भी दूसरे हिस्सों से कटे हुए हैं। खराब मौसम की वजह से मदद पहुंचाने में परेशानी हो रही है। काठमांडू में शवों का मिलना जारी है, जिसका सामूहिक दाह संस्कार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। भूकंप से माउंट एवरेस्ट पर आए बर्फीले तूफान के बाद जी मीडिया पहला न्यूज चैनल है जो हिमालय पर पहुंचा है। जी मीडिया रिपोर्टर साई मनीष माउंट एवरेस्ट के गेटवे लुकला एयरबेस पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने लुकला से भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौसम बहुत खराब है, मगर फिर भी अभी एक चॉपर, ये दिन का दूसरा चॉपर है जो अभी एवरेस्ट बेस कैंप से आया है, सप्लाई कर रहा है। और जो इंजर्ड लोग हैं वहाँ पे उनको भी वहाँ एक इंडियन आर्मी की टीम है, कुछ 30 लोगों की, जिनको 70 शेरपा हेल्प कर रहे हैं। एवरेस्ट हादसे में बाल बाल बचे भारतीय पर्वतारोही IPS सोहेल शर्मा ने साई मनीष को अपनी आप बीती सुनाई। And then suddenly, like it was like dhar 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 dhar. And we looked back, and Kumori, it was not an avalanche. It was mountain being cut down. Okay. The whole mountain was cut down and approaching us. We started running, but it caught up with us. लुकला से माउंट एवरेस्ट की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। लुकला दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। नेपाल में तबाही के बाद जहां खाने पीने के सामान की कमी हो गई है, वहीं फ्यूल सप्लाई पर बुरी तरह प्रभावित हुई है। काठमांडू में सिर्फ एक पेट्रोल पंप काम कर रहा है, जो नाकाफी साबित हो रहा है। शनिवार के बाद न सिर्फ राजधानी काठमांडू की बल्कि जहां तहां तबाही मची। सभी पेट्रोल पंप बंद हैं। डीजल पेट्रोल की कमी से लोगों को जरूरी काम निपटाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करता रहेगा। भारत दौरे पर आए अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी ने डेलीगेशन स्तर की बातचीत के बाद मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। अशरफ घानी राष्ट्रपति बनने के 7 महीने बाद 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। पाकिस्तान और चीन के मुकाबले अफगानिस्तान से कूटनीतिक रिश्तों में पिछड़ रहे भारत के लिए ये संबंध को मजबूत बनाने का बड़ा मौका है। दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर खुफिया ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक IB ने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। IB ने दिल्ली पुलिस को ड्रोन किराए पर देने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा है। साथ ही ड्रोन बेचने और खरीदने वालों की शिनाख्त भी करने के लिए कहा गया है। IB की चेतावनी के बाद दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाने को कहा है। बान की मून के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद कौन संभालेगा, इसके लिए अगले साल चुनाव का आयोजन होगा। लेकिन भारत ने बान की मून के उत्तराधिकारी का चयन सार्वजनिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कराने की मांग की है। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात करते हुए कहा है कि सुरक्षा परिषद को महासभा में एक नहीं बल्कि कई उम्मीदवार पेश करने चाहिए और महासभा उस उम्मीदवार को 2/3 बहुमत से चुने। UN में अब तक हुए चुनावों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति जताते हैं और फिर महासभा उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में वोट करती है। भारतीय मूल की राज राजेश्वरी ने न्यूयॉर्क की पहली भारतीय महिला जज के तौर पर काम संभाल लिया है। उन्हें न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लेसियो ने क्रिमिनल कोर्ट की जज के तौर पर शपथ दिलाई। राजेश्वरी 16 साल की उम्र से अमेरिका में रह रही हैं और इससे पहले वो क्रिमिनल कोर्ट, नारकोटिक्स, सेक्सुअल क्राइम के स्पेशल ब्यूरो में डिप्टी चीफ रह चुकी हैं। राजेश्वरी के साथ 27 और जजों ने भी शपथ ली और सभी को 10-10 साल के लिए नियुक्त किया गया है।
अमेरिका के बल्टीमोर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस हिरासत में अश्वेत व्यक्ति की जान जाने के बाद वहां हिंसा भड़क गई है। बल्टीमोर शहर में सोमवार रात को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दंगाइयों ने कई जगहों पर आगजनी की, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोली और पेपर बॉल्स छोड़ने पड़े। 19 अप्रैल को फ्रेडी ग्रे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। 25 साल के फ्रेडी की मौत रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से हुई और फ्रेडी की मौत के बाद से ही हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। क्यूबा की राजधानी हवाना में बीते कुछ दिनों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हवाना में सोमवार को तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम में आए इस बदलाव से क्यूबा के आम लोग और टूरिस्ट हैरान हैं। क्यूबा के मौसम विभाग के मुताबिक 1909 के बाद ये पहली बार है जब कई दिनों से पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। इस मौसम में क्यूबा में टूरिस्ट सीजन पीक पर होता है, इसलिए लोग बेतहाशा पड़ रही गर्मी से हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले दिनों में भी मौसम यूं ही बना रहेगा। हालांकि वीकेंड पर थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। ब्राजील के साल्वाडोर में सोमवार को हुई भारी बारिश ने 12 लोगों की जान ले ली। भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से भी यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोग और राहतकर्मी लापता लोगों को खोजने में जुटे हैं और माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। साल्वाडोर में रविवार रात तेज बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो सोमवार को भी लगातार जारी रहा। तो ये तो थी दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नेपाल की, जहां भूकंप के बाद राहत का काम जारी है। लेकिन भूवैज्ञानिकों का दावा है कि 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद काठमांडू शहर करीब 3 मीटर यानी कि 10 फीट खिसक गया है। हालांकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। नेपाल में शनिवार को आए भूकंप के बाद से अब तक करीब 100 बड़े झटके महसूस किए जा चुके हैं। यानी तब से लेकर अब तक ये इलाका अलग अलग तीव्रता के करीब 100 बड़े झटकों को झेल चुका है। जबकि करीब 400 छोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से नेपाल की तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। भूकंप की जद में आने वाले नेपाल के हर इलाके का लगभग एक जैसा हाल है। राजधानी काठमांडू में तो हर तरफ तबाही का मंजर है। लेकिन भूकंप ने न सिर्फ इस शहर को बर्बाद किया है, बल्कि काठमांडू का भूगोल भी बिगाड़ कर रख दिया है। भूवैज्ञानिकों की माने तो भूकंप से काठमांडू शहर 3 मीटर यानी करीब 10 फीट खिसक गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के टेक्नोटिक्स एक्सपर्ट जेम्स जैक्सन के मुताबिक भूकंप के बाद काठमांडू के नीचे की जमीन करीब 10 फीट दक्षिण की तरफ खिसक गई है। हालांकि एवरेस्ट की ऊंचाई पर इस जलजले का कोई असर नहीं पड़ा है। समुद्र तल से एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के एक सिस्मोलॉजिस्ट स्टीव जोन्स का आकलन है कि नेपाल में आए 7.9 की तीव्रता के भूकंप की ताकत जापान के हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम की ऊर्जा से 504 गुना ज्यादा थी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नेपाल का भूकंप 504 परमाणु बमों के बराबर था। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए थे, जिनमें 1,29,000 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 504 परमाणु बमों की ताकत रखने वाला भूकंप कितनी बड़ी तबाही लेकर आया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो नेपाल में आए भूकंप का केंद्र गोरखा जिले के पास था। इस भूकंप से ये पूरा इलाका लगभग तबाह हो चुका है। भूकंप के केंद्र रहे इस इलाके की हवाई तस्वीर दिल दहलाने वाली है। मकान जबीदोज हो चुके हैं। गोरखा जिले के लगभग 70% मकान तबाह हो चुके हैं। इस भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेपाल में आए भूकंप ने हर तरह से इस देश का नुकसान किया है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो नेपाल को उबरने में कई साल लग सकते हैं। अनुमान है कि अब तक नेपाल को भूकंप से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और सही आंकड़े सामने आने पर यह नुकसान नेपाल की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। सदी के सबसे भयानक जलजले ने नेपाल को कई साल पीछे धकेल कर रख दिया है। राजनीतिक स्थिरता के साथ ये देश आर्थिक तौर पर भी सुदृढ़ बनने की कोशिशों में लगा था, लेकिन भूकंप ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप से अब तक 10 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है और माना जा रहा है कि नुकसान का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि आर्थिक नुकसान 2013 में नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। साल 2013 में नेपाल की जीडीपी 19.29 अरब डॉलर थी। सर्वे तो यहाँ तक आशंका जता रहे हैं कि नुकसान 100 अरब डॉलर तक भी हो सकता है, यानी जीडीपी से 5 गुना ज्यादा नुकसान। दरअसल भूकंप ने नेपाल में सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करके रख दिया है और माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देशों में से एक नेपाल के लिए इस आर्थिक संकट से उबरना आसान नहीं होगा। नेपाल की जीडीपी का 5% पर्यटन क्षेत्र से आता है और इसी क्षेत्र में नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। कई ऐतिहासिक धरोहर तबाह हो गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख टूरिस्ट हर साल नेपाल आते हैं, लेकिन भूकंप के बाद टूरिस्ट की संख्या में भी कमी आ सकती है, जिसका खामियाजा छोटे व्यवसायियों, पर्यटन से जुड़े कारोबारियों और होटल मालिकों को भुगतना पड़ेगा। यानी नेपाल के लिए मुसीबतें जल्द खत्म होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नेपाल में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि आंकड़ा 10,000 के पार भी जा सकता है। कुदरत की ऐसी मार इस बार नेपाल पर पड़ी है जिसकी कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की होगी और विकास के लिए संघर्ष कर रहा ये देश इस आपदा के बाद कई साल पीछे चला गया है। इसे नेपाल की बदकिस्मती ही कहेंगे कि हिमालय की गोद में बसा ये देश आज भी विकास और मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहा है। आज भी नेपाल की दशा और दिशा सुधर नहीं पाई है। पर्यटन नेपाल को विकास की दिशा में ले जाने का एक बड़ा जरिया साबित हो सकता था, लेकिन पैसे की कमी और सरकार की नाकाम कोशिशों की वजह से पहले पर्यटन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और अब भूकंप ने तो सब कुछ तबाह करके रख दिया है। 81 साल बाद नेपाल में आए सबसे भयंकर भूकंप ने यहाँ पर्यटन स्थलों को बर्बाद करके रख दिया है। कभी नौमनसिला धरहरा मीनार को देखने हजारों लोग आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा है। कुछ ऐसा ही हाल दरबार स्क्वायर का है, जो कभी यहाँ की शान हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ यादें बची हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए हर साल सैकड़ों पर्वतारोही आते हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जीत का परचम लहराते हैं। पर इस बार आए भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट पर मातम पसरा हुआ है। जिन लोगों की जान गई वो भी यहाँ बतौर टूरिस्ट ही आए थे। भूकंप से नेपाल का पोखरा भी तबाह हुआ है, जिसे खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है, पर अब हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। सिर्फ काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सुरक्षित रहा। पर सवाल सबसे बड़ा नेपाल के पर्यटन के भविष्य को लेकर है, जिससे यहाँ के आम लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है और न जाने इस तबाही के बाद सब कुछ पटरी पर लौटने में कितना वक्त लगेगा और क्या विदेशी पर्यटक जल्द यहाँ लौटने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 साल की उम्र में कोई बच्चा इतना लाचार हो जाए कि उसे कहीं से कोई मदद ना मिले, वो इतना कमजोर हो जाए कि उठकर खड़ा ना हो सके, इतना घायल हो जाए कि डॉक्टर भी सरेंडर कर दे, इतना नाउम्मीद हो जाए कि हर आदमी पर से उस बच्चे का भरोसा उठ जाए। प्यार करने के लिए माँ का ना दुलार हो और ना ही
पिता का साथ हो तो फरियाद करने के लिए वो बच्चा किसके पास जाए? जी हां, आप भी देखिए कि आखिर एक बच्चा क्यों बोला कि मैं भगवान से तुम सब की शिकायत करूंगा, मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। सीरिया के आसमान पर सरकार और विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई के बीच जो गुबार फैला है उसमें दम घुट रहा है वहाँ के बचपन का। आंखों में आंसू, बदन पर सूख चुका खून का कतरा और जुबान पर कलेजे को चीर देने वाला बयान, मैं भगवान से तुम सबकी शिकायत करूंगा, मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। आफत कुदरती हो या इंसान की पैदा की हुई, इसका शिकार सबसे ज्यादा बच्चे ही होते हैं। इस बच्चे के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसका बयान बहुत बड़ा है। बम बारूद से तहस नहस हो चुके सीरिया के इस मासूम बच्चे ने अपनी मौत से पहले डॉक्टरों से कहा, मैं भगवान से तुम सबकी शिकायत करूंगा, मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। इस घटना की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है। हम ये भी नहीं बता सकते कि तस्वीर कितनी पुरानी है। लेकिन सीरिया में जारी हिंसा के बीच वहाँ बच्चों की जो हालत है वो इस तस्वीर से अलग भी नहीं है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले दिनों वायरल हो गई। uprootedpalestinians.wordpress.com नाम के ब्लॉग पर रिचर्ड एडमंडसन ने इस बच्चे के बारे में लिखा है और इसी ब्लॉग पर बच्चे की तस्वीर भी छपी है। ब्लॉग के मुताबिक सीरिया में बम हमले के चलते घायल 3 साल के इस बच्चे को काफी चोट आई। बच्चे को अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक इस मासूम के शरीर का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन बच्चे का दर्द बढ़ता गया और हालात हाथ से निकलते गए। अपनी मौत से ठीक पहले इस मासूम ने जो बयान दिया, उसने डॉक्टरों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दर्द से तड़पते बच्चे ने अस्पताल के बिस्तर पर कहा कि वो भगवान से सबकी शिकायत करेगा, उसे सब कुछ बताएगा। और इसके कुछ देर बाद ही बच्चे के दिल की धड़कनें थम गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक और तस्वीर सीरिया से आई थी। एक बच्ची ने फोटोग्राफर का कैमरा देखा तो उसे हथियार समझ बैठी और सरेंडर करने के लिए हाथ ऊपर उठा दिए। जाहिर है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये सीरिया की हकीकत है, जहां बचपन इतना लाचार और इतना बेबस हो गया है। उम्र करीब करीब एक, मुल्क एक, दहशतें, मासूमियतें, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें दो हैं। अपनी मौत से ठीक पहले भगवान से शिकायत करने वाले बच्चे की तस्वीर उसी देश से आई है जहां से पिछले दिनों कैमरे को देखकर जान बचाने के लिए सरेंडर करती बच्ची की तस्वीर सामने आई। तस्वीर में आप जिस बच्ची को देख रहे हैं उसकी उम्र है 4 वर्ष और उसका नाम है हुदिया। सीरिया में फोटोग्राफर ने बच्ची की तस्वीर लेने के लिए जैसे ही कैमरा क्लिक करना चाहा, हुदिया डर गई। उसे लगा कि अब गोली चलने वाली है। बच्ची की आंखें सहम गई और डर के मारे इसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। यानी बच्ची ने वही किया जो कि लोग सरेंडर के वक्त करते हैं। इस बच्ची के पिता की हत्या हो चुकी है और मां 4 बच्चों के साथ रिफ्यूजी कैंप में रहती है। सीरिया की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। संदेश साफ है, सीरिया के बच्चों के मन में आतंक और हिंसा का डर इस कदर समा चुका है कि वे बेबस हैं। दहशतगर्दी के सामने किसी कौम का बचपन सरेंडर कर दे, इससे खतरनाक भला क्या हो सकता है।
लेकिन सीरिया में डर और दहशत के आगे लाचार बच्चों की तस्वीरें और भी हैं। वहीं पिछले 4 सालों में गृह युद्ध चल रहा है। पहले विद्रोही सीरिया सेना से लड़ रहे थे और अब आईसिस के आतंकवादियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दर्द से कर्रा रहे इस बच्चे की चीख सुनिए। अपनी मां को खो चुकी इस बच्ची की तड़प देखिए। धर्म ग्रंथ में इंसानियत का मतलब ढूंढ रहे इस बच्चे के दर्द को महसूस कीजिए। जिस बड़े भाई के साथ कल तक ये नन्हा बच्चा खेला करता था, आज वो बेजान पड़ा हुआ है। जिस बच्चे की सिर्फ एक मुस्कान देखकर ये पिता सारे गम भुला देता था, आज वो हमेशा के लिए खामोश हो गया है। सीरिया में दहशत के शिकार बच्चों की तस्वीरें हजार हैं। देखेंगे तो रो पड़ेंगे। شو ليش قاعدون كده؟ احنا بشار الاسد قتلنا. ايوه نهبنا. اشو احنا بدنا له؟ لأننا قاعدين هون. اشو بدنا له؟ لأننا بنعبي مي بنشرب هون. اشو احنا بدنا له؟ نحن ما لنا ذنب. اشو احنا بدنا له؟ لا بنشرب هون. يا اخي ليش عم تبكي انت يا عم؟ بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبي ما عندنا شيء. هدلكم بيوتكم؟ ما عندنا شيء। सीरिया का बचपन न सिर्फ मौत की नींद सो रहा है, बल्कि वहां के बच्चे दाने दाने को भी मोहताज हो चुके हैं। कोई सड़क पर बिखरी रोटियां चुन रहा है, तो कोई अपने बर्बाद आशियाने से पेट भरने का सामान ढूंढ रहा है। لكن نحطه مع الشاي بعد نعمله يهلا شيء ما بلا كله طلع تركنا شو مين ضل معنا. انت عمو قد ايه صار لك جوعان؟ قد ايه صار لك ما اكلت؟ يومين صار لك ما اكلت؟ طيب قل لي شو جاي على بالك انت؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالك خبز؟ قد ايه صار لك ما دقتها؟ كثير؟ طيب جوعان هلا انت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ ناكل حشيش. عم تاكل حشيش؟ الله اكبر। सीरिया में आतंक के डर से या तो कई परिवार और बच्चों की मौत हो गई है, या फिर ज्यादातर अपने देश को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में खानाबदोश वाली जिंदगी बिताने को मजबूर है। डर का आलम देखिए। अब ये बच्चे लौटकर अपने देश भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन्हें मालूम है सीरिया वापस गए तो मौत पक्की है। ऐसा खौफ जो अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दे, वो भी बच्चों को। ऐसा खौफ जो भगवान से शिकायत करने पर मजबूर कर दे, वो भी बच्चे को। ऐसा माहौल, ऐसे देश, ऐसी दुनिया कब तक और क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।